अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स जो है इसका मतलब होता है फ़्लो। फ्लक्स फ़्लो, और फ़्लो जो होगा ये होगा किसी एरिया में से। अगर आप ये कह लो कि एक पाइप है और इस पाइप का ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें से वाटर पास हो रहा है, तो इस एरिया में से जब वाटर पास होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फ्लक्स है ये है वाटर फ्लक्स। हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक जो है इसका मतलब ये है कि चार्ज, तो चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी उन फील्ड लाइंस का फ़्लो जो है वो हमने फाइंड करना है। अब जो फ्लक्स है ना, ये सपोज़ करो कि आपके पास एक चार्ज है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होंगी, ये आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। तो अगर आपके पास ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड पास हो रही हैं, इन फील्ड लाइंस के सामने अगर हम रख लें एक सरफेस, ये आपके पास जी एक सरफेस, और जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इन फील्ड लाइंस को हम कह लेते हैं कि ई फील्ड लाइंस हैं। अब ये जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होंगी, तो फील्ड लाइंस का सरफेस से पास होने का जो नाम है ना, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो आपके पास देखो यहाँ से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं, और ये आपके पास कोई एरिया है ए, तो 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं, 4 की 4 एरिया में से पास होगी, तो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा ना वो होगा 4। अब ये जो 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके सामने जो है हम एक और सरफेस जो है वो रखते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया जो है ये है ए। अब ये जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कुछ सरफेस से बाहर हो जाएंगी और कुछ सरफेस के अंदर से पास होंगी। तो अब ये इस केस में फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो 2 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। और अगर आप इसके सामने जो है एक और रख लें, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये सपोज़ आपके पास एक और सरफेस है, तो ये जो सरफेस है इसका अगर एरिया है ए, तो इस सरफेस से सपोज़ एक फील्ड लाइन पास हो रही है, 2 इसके ऊपर से पास हो रही हैं और एक इसके नीचे से पास हो रही है, तो इस सरफेस में से एक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो फ्लक्स जो है वो हो जाएगा 1। तो फ्लक्स जो है ना ये डिपेंड करेगा एरिया पे। जितना आपके पास एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा जो है वो पास करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सपोज़ हमने एक चार्ज रखा हुआ था, उस चार्ज से चार फील्ड लाइंस पास हुई हैं। अब सपोज़ कर लेते हैं कि चार्ज डबल हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अगर इस चार्ज से 4 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इससे भी फिर 4 होंगी। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी जो है इसको हमने बड़ा कर दिया, और ये जो आपका एरिया है इसको आप सेम ही रखें, जितना एरिया आपने पहले केस में लिया था उतना ही एरिया अब। तो अगर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई है तो यहाँ से इस सरफेस से फील्ड लाइंस के पास होने की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइन जो है वो पास होंगी। अगर फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही हैं तो फ्लक्स जो है वो भी ज़्यादा आएगा। तो दूसरी बात यह है कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी के। तो ये हमने 2 कंडीशन जो है वो बना ली। तो एक कंडीशन कि एरिया पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा।
तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अगर ये फील्ड लाइंस ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, फील्ड लाइंस अगर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएं तब इसमें से पास हो सकती हैं। तो अगर आपके पास ये सरफेस है और फील्ड लाइन जो है वो सरफेस के साथ ही ट्रैवल कर रही हैं, तो इसमें से पास नहीं होंगी, तो फ्लक्स जो है वो भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये एक सरफेस है और ये आपके पास फील्ड लाइंस आ रही है, अब ये फील्ड लाइन जब आएगी इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तब यहाँ से पास होगी। और अगर ये सरफेस इस तरह से है, फील्ड लाइंस इस तरह आ रही है, तो इसके साथ साथ जो है वो ट्रैवल करेगी, या इसके साथ साथ इस तरह ट्रैवल करेगी, या अगर इस तरह से आ रही है तब भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, इस तरह से आ रही है तब भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो तीसरी बात ये हो जाएगी कि फ्लक्स हमारे पास उस वक़्त आएगा, फ्लक्स उस वक़्त आएगा व्हेन फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर फील्ड लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं तब जो है आपके पास एक सरफेस से पास होंगी फील्ड लाइंस, और फ्लो ऑफ फ्लक्स जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये जो टॉपिक होगा ना, इस टॉपिक में हम थ्योरी जो है वो क्या बनाएंगे, थ्योरी हमने ये बनानी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सर्टेन एरिया। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, तो जैसे मैंने ये सरफेस बनाई थी इससे परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जो हैं वो पास हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस में से फील्ड लाइंस के पास होने का नाम है। अच्छा, अब अगर आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस में से फील्ड लाइन जो है ये नॉर्मली पास नहीं हो रही, ये आप कह लो कि एक हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस को हम नाम दे देते हैं एस का, और इस सरफेस का जो एरिया होगा वो हम फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ये सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेनी है। अगर सरफेस ऐसे है तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें। तो आपके पास अगर ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे, ये हमें सरफेस की डायरेक्शन बता देगा, इसको ए का नाम दे दें। और सपोज़ अब जो फील्ड लाइंस आ रही हैं ये किसी एंगल पे आ रही हैं, ये आपके पास फील्ड लाइंस है, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है सरफेस से, ये किसी एंगल पे जा रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे जा रही है, ये सरफेस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। ये जो सरफेस के का जो नॉर्मल होगा, जो सरफेस का एरिया होगा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो कि अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि किसी एंगल पे जा रही है और किसी एंगल थीटा पे जा रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो एक पार्ट आपको थीटा की डायरेक्शन में मिलेगा और एक परपेंडिकुलर मिलेगा। थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है ना, इसको आप कह दो ई एक्स, और ये परपेंडिकुलर पार्ट इसका नाम रख लो ई वाई। तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस। तो ई एक्स ये बेस की डायरेक्शन है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आपने बेस को सॉल्व करना है तो बेस को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा यूज़ करेंगे। cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस ई एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ई।
तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई कास थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर बनेगा, इस परपेंडिकुलर को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ये बन जाएगी ई वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ई। तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ई साइन थीटा इक्वल टू ई वाई। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर पार्ट है इसकी वैल्यू बन जाएगी ई साइन थीटा। इस केस में ये जो आपके पास पार्ट बनेंगे, दो बनेंगे। एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा की डायरेक्शन में है और थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है वो है ई कास थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट जा रहा है ये आपके पास होगा ई साइन थीटा। अब अगर आप इस डायग्राम को दोबारा से ड्रा करें तो अब आप देखो जी, आपके पास एक नॉर्मल एरिया और इस नॉर्मल एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट आ रहा है वो है ई कास थीटा, और इसके पैरेलल जो पार्ट जा रहा है वो है ई साइन थीटा। अच्छा जी बच्चों, अब फ्लक्स जो है वो किसकी वजह से आएगा, ई कास थीटा की वजह से फ्लक्स आएगा, क्योंकि ई कास थीटा जो है वो इस एरिया में से पास हो रहा है और ई साइन थीटा इसके साथ साथ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किसी एरिया में से पास हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, और वो पार्ट जो सरफेस में से पास नहीं हो रहा होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अगली बात जो हम लिखेंगे वो है कंसीडर ए सरफेस एस। ये हमने एक सरफेस बना ली, एस सरफेस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है। लेट ए बी द एरिया ऑफ सरफेस। इस सरफेस का जो नॉर्मल एरिया है इसको हमने नाम दिया है ए का, ये एरिया आ गया। एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जो पूरी सरफेस है इस पूरी सरफेस के साथ, अगर ये सरफेस है तो इसके साथ इस तरीके से फील्ड लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो क्या है, वो है आपके पास ई कास थीटा। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये क्या बनेगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉर्मल टू द सरफेस। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू एरिया ए, और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस वो है ई कास थीटा। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो है फाई इक्वल टू ई ए इंटू कास थीटा, और हमें ये पता है कि ए डॉट बी जो होता है इसको हम लिखते हैं ए बी कास थीटा। तो नेट फ्लक्स फाई ये किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट ए। अच्छा जी, अब अगला स्टेप जो होगा इसमें हम बनाएंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसकी डेफिनेशन हमने बनाई थी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, चार्ज के यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट आ जाएंगे न्यूटन पर कूलम, और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया जी
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हम देखेंगे जी बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। तो एक आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस है, लेट्स सपोज के हमारे पास ना ये कुछ इस तरह की कोई सरफेस है और इस सरफेस को हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है जी आप ये कह लो डिफरेंट इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इसको आप नाम दे दो E1। एक और फील्ड लाइन पास हो रही है, इसको हम नाम दे देते हैं E2। उसके बाद E3, E4 और लेट्स सपोज के EN इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाए तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप है तो आपने इसको स्मॉल स्टेप में सॉल्व कर लेना है। ये जो सरफेस होगी ना इसके स्मॉल एरिया बनाएं। तो लेट्स सपोज के ये जो आपके पास ये 3 डायमेंशनली इस तरीके की कोई सरफेस है। अगर ये 3 डायमेंशनल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सरफेस का ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर मैं एक स्मॉल पोर्शन ड्रा करता हूँ। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, अब इसमें से फील्ड लाइन पास होके जा रही है। तो सरफेस को मैंने इस तरह बनाया तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरह आएगा। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास डेल्टा A1 है और ये जो एंगल बन रहा है वो सपोज डेल्टा θ1 है। ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे अगर आप कोई एक नॉर्मल ड्रा करें तो इसको हम इस तरह बना लेते हैं, यानी ये सरफेस एक छोटा सा पोर्शन काटा और इसका जो नॉर्मल है वो इस तरफ गया। तो लेट्स सपोज इसको आप नाम दे दो डेल्टा A2। उसके बाद जो है एक और सरफेस लेट्स सपोज यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये सरफेस सपोज इस तरह की आ रही है, डाउन साइड पे आ रही है। तो ये वाली जो सरफेस होगी इसका जो एरिया होगा इसको आप लिख लो डेल्टा AN सपोज डाउन साइड पे, और ये इसका कोई एंगल बन गया, इसको आप लिख लें डेल्टा θN। कोई सपोज यहाँ पे हमने एक सरफेस ड्रा कर ली, तो ये जो आपके पास सरफेस है इसका एरिया इस तरह आ रहा है, इसको लिख लेते हैं डेल्टा A3 का नाम दे दें। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E3 है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो है आपके पास θ3। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट साइज़ की ये जो सरफेस हैं, ये जो एरियाज़ हैं वो बना लेंगे और इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। तो अब इस तरह की अगर शेप हो, इरेगुलर शेप हो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे जी, थ्योरी में क्या लिखेंगे, कंसीडर एन इरेगुलर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए थ्रू दिस सरफेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट। We divide the surface into n number of small patches, patches मतलब टुकड़े, having areas। अब कितने एरिया, डेल्टा A1 एरिया, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा A1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक ये जो है पैचेस आ जाएंगे, ये जो मैंने स्मॉल पैचेस बनाए हैं। लेट E1, E2, E3 up to so on En are the electric field lines through electric field intensities making an angle θ1। पहली सरफेस के साथ सपोज θ1, दूसरी के साथ एंगल बन रहा है θ2, θ3 अप टू सो ऑन θN। तो n नंबर ऑफ पैचेस हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और n एंगल्स जो हैं वो बन रहे हैं विद नॉर्मल टू द एरिया। तो ये आपके पास नॉर्मल एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये आपका नॉर्मल एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये नॉर्मल एरिया और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इनके साथ डिफरेंट एंगल जो हैं वो बन रहे हैं।
और नॉर्मल एरियाज कौन से हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN रेस्पेक्टिवली। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेसेस इज, तो नेट फ्लक्स जो है वो कितना आएगा, नेट फ्लक्स इसको आप फाई लिख लो, और ये आपके पास है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू सो ऑन फाई n। तो 1 to n आपके पास सरफेस हैं, तो 1 to n आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज जो हैं वो बनेंगी। तो पहली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बन जाएगा E1 डॉट डेल्टा A1, दूसरी के लिए E2 डॉट डेल्टा A2 एंड सो ऑन। लास्ट वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स En डॉट डेल्टा AN। तो ये जितने भी फ्लक्स हैं ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे। तो अब आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल 1 to n। सम कर रहे हैं सारे पैचेस को, और इन सारे पैचेस का फ्लक्स क्या है, E डॉट डेल्टा AN, और सॉरी n नहीं आएगा, I आएगा, तो EI डेल्टा AI। ये नेट फ्लक्स आपके पास क्या हो रहा है, ये निकल के आ गया। तो आप I की जगह क्या लिख लो, 1 E1 डेल्टा A1 पहला स्टेप, सिग्मा का मतलब हो जाएगा प्लस प्लस सेकंड, तो E2 डेल्टा A2, E2 डॉट डेल्टा A2 सेकंड एंड सो ऑन। टर्मिनेट हम कर रहे हैं n पे। अगर हम ये कह लें कि ये जो पैचेस हैं ये n नंबर ऑफ पैचेस हैं, और ये जो n नंबर ऑफ पैचेस हैं, इफ नंबर ऑफ पैचेस आर इन्फिनिटी, तो अगर पैचेस इन्फिनिटी हैं तो इसका मतलब ये जो पैचेस होंगे ना ये एक दूसरे के वेरी वेरी नियर बनेंगे। अगर पैचेस जो हैं वो वेरी वेरी नियर बन रहे हैं तो इस केस में आपका जो आंसर बनेगा ये क्या बनेगा जी, अगर n जो है ये इन्फिनिटी है तो फिर आपके पास ये जो सिग्मा होगा ये रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, और जो डेल्टा है ये रिप्लेस हो जाएगा d के साथ। तो कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के लिए अगर आपके पास ये एक पैच बना, ये इस तरीके की अगर आपके पास सरफेस है, तो इसमें अगर आपके पास है जी एक पैच, इसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा पैच, फिर ये तीसरा पैच, फिर ये आपके पास आ जाएगा चौथा पैच, पांचवा पैच, इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं, कॉन्टीन्यूअस है। तो उस केस में आपका जो नेट फ्लक्स होगा इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास समीशन है ये रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, और उसके बाद है E डॉट डेल्टा जो है वो D के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के लिए नेट फ्लक्स की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। उसके बाद जी अब हमारी जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि जो फ्लक्स आउटवर्ड होता है इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, आउटवर्ड फ्लक्स is taken as positive and inward flux is taken as negative। आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इनवर्ड को नेगेटिव जो है वो कंसिडर करते हैं। तो ये था जी बच्चों हमारे पास टॉपिक, और ये हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा, पहले उसकी बेसिक सीखी और उसके बाद फिर इरेगुलर शेप की जो बॉडी है उसका फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना सीखा। थैंक यू।